अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी सर्जरी की सेकंड क्लास होगी। कल हमने फर्स्ट क्लास ली थी सर्जरी के। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे जो एमसीक्यूज या वेटनरी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमने की हुई थी कुछ यहाँ से। स्क्रीन शेयर हो गई। स्क्रीन शेयर हो गई या नहीं मुझे बताएं तो काइंडली शुरू करें। ओके ओके। तो हमने वहां से पढ़ा था क्लीन एंड कंटामिनेटेड ऑपरेशन एंटीरोटोमी। यहाँ पे आपको मैंने कल बताया था एंटीरोटोमी टोमी और एक्टोमी में फर्क भी, कि ये कैसे यूज होते हैं। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो चुकी है कि दूसरा क्या है एमसीक्यूज यहाँ से इंपॉर्टेंट। इपिनेफ्रीन रिलीजेस बाय एनी इंजरी, कि जब भी कोई इंजरी होती है बॉडी में तो ये रिलीज होता है इपिनेफ्रीन। सही है। अभी इपिनेफ्रिन, और ये हमने शायद पहले भी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, फिर हम इसको किस सर्जरी में ही शायद इसकी डिटेल लिखी हुई है, वरना फार्माकोलॉजी में आ जाएगा ये इपिनेफ्रिन। बट सिंपली बता देता हूँ, जब भी बॉडी में इंजरी होती है तो ये क्वेश्चन वैसे आ सकता है कि डैश डैश रिलीजेस बाय एन इंजरी। तो आपको पता हो ये दो होते हैं, एक होते हैं इपिनेफ्रिन, दूसरा होता है नार इपिनेफ्रिन। सही है। तो जब भी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो ब्रेन क्या करता है, डेंजर या स्ट्रेस के बारे में सोचता है। तो हमारे पास किडनी में, एनिमल्स की किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां से ये हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको एपिनेफ्रिन कहा जाता है। इसको फाइट फाइट आपने नाम सुना होगा, या इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, हार्ट रेट वगैरह को ये इंक्रीज करता है ताकि ब्लड मोर पहुंचे, ब्लड प्रेशर, या शॉर्ट टाइम में पेन को रिड्यूस करता है। तो ये एपिनेफ्रिन के काम होते हैं। ये इतनी डिटेल में यहाँ पे बताने का ये था कि आप शायद कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्वेश्चन आ जाए कि एपिनेफ्रिन रिलीजेज, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीजेज बाय एन इंजरी। आपको पता हो एपिनेफ्रिन, दूसरा आपने नाम नार एपिनेफ्रिन भी सुना होगा। ठीक है। बट वो न्यूरो ट्रांसमीटर भी होता है नारएपिनेफ्रिन। वो भी बॉडी को अलर्ट या स्ट्रेसफुल कंडीशन में काबू करके रखता है। फिर एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है। ये आपको बताऊंगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये आपको एक एमसीक्यू क्लियर होना जरूरी है, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो कम से कम आपको क्लियर हो। दूसरा क्या क्वेश्चन यहां से आपने याद रखना है, वाउंड हील बेटर। अगर इसका टेम्परेचर पूछा जाए तो आपने याद रखना है 30 डिग्री सेल्सियस। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है कि वाउंड जो है किस टेम्परेचर पे बेटर हील करता है। तो यह भी एमसीक्यूज में दे सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यह एमसीक्यूज आपने याद रखना है। उसके बाद जीप्स ऑपरेशन इज इन एयर। एक तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है कि सिर्फ जीप्स ऑपरेशन किस के लिए, किस से रिलेटेड है। ठीक है। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है आईज के लिए, एयर के लिए। तो आपने याद रखना है जीप्स ऑपरेशन एयर के लिए होती है। एयर का एक हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है इंटरनल मीडिया, या एओटाइटस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ मीडियम पार्ट ऑफ या मिडल पार्ट ऑफ एयर। एयर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें ओटाइटस मीडिया होता है, या मिडिल एयर जिसको कहा जाता है। वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैरासाइटल भी हो सकता है। तो उसमें क्या हो हियरिंग वगैरह लॉस हो जाती है, तो उसमें ये ऑपरेशन की जाती है जिसका नाम है जीप्स ऑपरेशन। ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एयर में परफॉर्म किया जाता है ताकि उसका जो क्रोनिक या इन्फेक्शन पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है। तो ये आपने सिंपली याद रखना है। अगर पूछा जाए जीप्स ऑपरेशन किस से रिलेटेड है, तो जीप्स ऑपरेशन रिलेटेड है एयर से। सही है। सिंपली ये याद रखना है। अगर और एडवांस में पूछा जाए तो ये मिडिल एयर में होती है। कहाँ पे होती है? मिडिल एयर में। मिडिल एयर में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है या सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ये एडवांस में क्वेश्चन बता रहा हूँ। बट सिंपली आ जाता है कि जीप्स ऑपरेशन किसके लिए की जाती है, एयर्स के लिए की जाती है। आपने देखे होंगे ये एक एक्सटर्नल एयर होता है, इंटरनल एयर होता है, मिडिल एयर होता है। तो जो मिडिल पोर्शन होता है उसमें ये ऑपरेशन की जाती है, जीप्स ऑपरेशन। सही है। ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पेपर के लिए, वो भी देखते हैं।
लिम्फोइड सेल आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेडिएशंस। जो रेडिएशंस वगैरह होते हैं उसमें सिंपली ये बताया भी है शायद कि मोर सेंसिटिव कौन से होते हैं, मोर वीक सेल्स कौन से होते हैं जो जल्दी उसके जो है ना उसमें आ जाते हैं। तो सेंसिटिव होते हैं ये लिम्फाइड सेल, जैसे स्प्लीन है, पेयर्स ऑफ पैचेस हैं, टॉन्सिल्स हैं, ये सारे लिम्फाइड सेल्स हैं। तो ये रेडिएशन के अकॉर्डिंग वेरी सेंसिटिव होते हैं। सही। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है वैसे कि जो है ना रेडिएशन में मोस्ट सेंसिटिव सेल्स कौन से ऑप्शन में आ जाए आपको, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए लिम्फोइड सेल्स होते हैं, क्योंकि इनके जो डीएनए वगैरह होते हैं ये वीक होते हैं। तो ये जल्दी जो है ना रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो है ना चेंज हो जाते हैं या अपना फंक्शन को अल्टर कर लेते हैं। उसके बाद लिगामेंट की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, ये शायद बताया भी था वहां पे, पैथोमेडिस्माइटिस कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। कोल्ड एप्लीकेशन इज यूज्ड इन डैश डैश इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अक्यूट भी होती है, क्रोनिक भी होती है, सब अक्यूट भी होती है। आपने याद रखना है ये कोल्ड एप्लीकेशन जो है ये अक्यूट इन्फ्लामेशन में यूज किया जाता है। अबे अक्यूट इन्फ्लामेशन किससे कहते हैं? वो इन्फ्लामेशन जो थोड़े टाइम के लिए, सडन टाइम के लिए पेनफुल हो या स्वेलिंग करे या जो है ना रेडनेस दिखाए, शॉर्ट टर्म के लिए। जब भी आपको अचानक से सोइलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? ये कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब है आइस पैक या कोल्ड कंप्रेशन वगैरह जो होता है, या कोल्ड होती है बर्फ वगैरह जैसे हम सिंपली कह लें, उसको आप क्या करते हैं किसी सोइलिंग वाली या इन्फ्लाम्ड एरिया पे रखते हैं, या आपको भी डॉक्टर्स भी ऐसे कहते हैं कि भाई ये इसको बर्फ वगैरह रखो। तो ये क्या होती है? कोल्ड एप्लीकेशंस होती हैं। ये अक्यूट इन्फ्लामेशन में होती है, ऐसा नहीं कि क्रोनिक कोई आपको एक दो मंथ से इन्फ्लामेशन हो रही है उसमें आप रखेंगे तो कोई असर नहीं होगा, बट अक्यूट इन्फ्लामेशन वो होती है जो सडन होती है। सही है? ये मैंने अक्यूट का बताया भी है, जो विद इन जो है ना आवर्स जो है ना इन्फ्लामेशन होती है, उसमें अगर आप ये एप्लीकेशंस यूज की जाती है जिसका नाम है कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज वैसे इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड एप्लीकेशन किस में यूज की जाती है, कौन सी इन्फ्लामेशन में? अक्यूट इन्फ्लामेशन में यूज की जाती है। ये जो हेमाटोमा होता है, जो कलेक्शन ऑफ ब्लड होती है जो आउटसाइड ऑफ द वेजल, उसको कहा जाता है हेमाटोमा। तो ये ज्यादा वाउंड वगैरह हो जाते हैं उससे के बाद ये ब्लड जम जाती है हेमाटोमा की। तो इसको फिर जो है ना ओपन कब किया जाता है? तो ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है, शुड बी ओपन आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 to 15 डेज। हेमाटोमा को सेट करके उसको 10 से 15 दिन के बाद ओपन किया जाता है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन फिर दोबारा चल सके। तो ये भी एक एमसीक्यू है जो आपको अपने जहन में बिठाना है। उसके बाद क्या चीज है हमारे पास? कैटगट। ये क्रोमिक कैटगट, ये हम पढ़ेंगे भी सी सुचरिंग मटेरियल्स। ये क्या होता है आपने सिंपली याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप से लिया गया है। ठीक है। कैटगट जो है एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप, शीप से, उसके म्यूकस से। ये कैंगरो टेडॉन है, ये टेडॉन की टेल से, कैंगरो की टेल से लिया गया, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इन्फेक्शन एसोसिएटेड विथ ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग, फाल्टी डायग्नोसिंग प्रोसीजर, एडवांस क्रोनिक इन्फेक्शन इज नोकोसोमियल इन्फेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज रिलेटेड विथ हॉस्पिटलाइजेशन। तो जब भी हॉस्पिटल का वर्ड आ जाए, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन पूछा जाए तो आपने याद रखना है ये नोकोसोमियल इन्फेक्शन होता है। नोको कोमियल नोसोकोमियल इन्फेक्शन, सॉरी, जो है ना उसमें मौजूद होता है। या हॉस्पिटल में जो भी हम ड्रग्स यूज करते हैं फिर उसे फेंक देते हैं, वहीं पे पड़ी रहती हैं, डायग्नोसिंग का प्रोसीजर का सामान, मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट्स वो उधर ही पड़े हुए हैं, कोई इन्फेक्शन हैं, कोई दवाइयाँ हैं, इनसे आपको स्मेलिंग भी आती है अजीब की, नोजिया फील होता है। तो ये यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाता है एनिमल या कोई ह्यूमन बीमार हो जाता है तो उसको हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन उससे हो गया। ठीक है। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन किससे कहते हैं? वो हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शंस होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस को होते हैं। सही। तो जब भी हॉस्पिटल का वर्ड आ जाए आपने याद रखना है नोसोकोमियल इन्फेक्शन उससे कहा जाता है। क्लियर है? ये क्या है? ओपन सर्कमस्क्राइब लेशन लोकेटेड ऑन फ्री सरफेस एंड शोइंग नो टेंडेंसी टू हील। वो वाउंड्स वगैरह जिनमें हीलिंग की कोई
गुंजाइश ही ना बचे तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये भी एक स्किन, ओपन स्किन होती है वाउंड की तरह, बट जब वाउंड वगैरह हीलिंग से ज्यादा हो जाता है, मतलब एक हीलिंग का प्रोसेस होता है वो उससे गुजर जाता है, खराब हो जाता है, तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपली आपने ये याद रखना है, अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वाउंड शोइंग नो टेंडेंसी टू हील इज कॉल्ड अल्सर। ये डेफिनेशन आ भी चुकी है वीओ में। तो ये आपने अल्सर का बारे में याद रखना है। अल्सर किसे कहते हैं? जब वाउंड हीलिंग नहीं दिखाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्सर में कन्वर्ट होता है। इम्प्यूटेशन ऑफ पीनिस टू रिमूव डिजीज पार्ट इज कॉल्ड विंसोर्ट्स ऑपरेशन। ये विंसोर्ट्स ऑपरेशन कब की जाती है? ये सर्जिकली रिमूव किया जाता है अगर उसमें कोई ट्रामा हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, नेक्रोसिस हो गई, तो ये पिनाइल इम्प्यूटेशन को कहा जाता है। ये बुल्स एंड हार्सेस में की जाती है। सही है। तो उसके लिए ये ऑपरेशन या स्पेसिफिक टेक्निक है विंसोर्ट्स ऑपरेशन। ये पूछ भी सकते हैं। तो ये इम्प्यूटेशन रिमूव या कट करने के लिए होती है डिजीज पार्ट को। तो ये भी एक एमसीक्यूज आपने जहन में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, अभी सारे तो मैं नहीं बता रहा आपको, सारे इतने वो इम्पोर्टेंट भी नहीं। ब्रीड एंड बटर अपीयरेंस ऑफ हर्ट किस में होता है? ट्रामाटिक पेरिकार्डराइटिस। ट्रामाटिक पेरिकार्डराइटिस किससे कहते हैं? कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, हार्ट का जो पेरिकार्डियम सेक होती है बाहर वाली, उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है या कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है तो उसमें ज़ाहिर है क्या हो जाते हैं, फिर ट्रामा वगैरह कोई वो हो जाता है। तो ये किससे होता है? केटल वगैरह जैसे कोई क्या कहते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे नेल्स से कोई वायर वगैरह है उसने खा ली उसमें, तो वो जैसे रेटिकुलम में जाती है, आपने देखा होगा, ये हम पढ़ेंगे भी इसी कंसाइज मटेरियल में। तो जो एनिमल नेल्स वगैरह खाता है ना वो रेटिकुलम में जाते हैं। तो रेटिकुलम से डायाफ्राम, डायाफ्राम से फिर वो पेरिकार्डियम, हार्ट का जो बाहर वाला लेयर है वहां पे आ जाती है। तो वहां पे क्या हो जाता है, फिर ये नेल्स वायर क्या क्या करते हैं, ट्रामा काज करवाते हैं, या उसमें पस या फ्लूइड बन जाती है। तो उससे हार्ट कंप्रेस हो जाती है, जाहिर है ब्रीथिंग वगैरह में प्रॉब्लम होगा, ये चीजें चीजें होंगी। तो फिर क्या किया जाता है, उन फॉरेन बॉडीज अगर हमने पता है हमें कि भाई इसने नेल्स वगैरह खाए हैं, तो उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है। तो उसमें जो हार्ट की क्या कहते हैं शेप होती है ना, वो होती है ब्रीड एंड बटर अपीयरेंस। ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस की तरह जो है ना उसकी बटर की तरह शेप हो जाती है, क्योंकि उसमें पस भर जाती है। सही। साइडों में पस वगैरह भर जाती है तो वो ब्रेड एंड बटर की तरह दिखने लगती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस हर्ट किस में होती है? ट्रामाटिक पेरिकार्डराइटिस कंडीशन में होती है। ठीक है, ये अभी क्लियर होगा। बोन जो स्टेपल्स होते हैं बोन्स में, ये कब यूज किए जाते हैं? इफीफाइसल फ्रैक्चर में। अब इफीफाइसल वो होता है जो लॉन्ग बोन जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ जहाँ पे ग्रोथ प्लेट है जहाँ से यंग एनिमल्स में बोन्स बनना शुरू होते हैं, उसको इफीफाइसल रीजन कहा जाता है। तो वहां पे ही ग्रोइंग रीजन ऑफ बोन्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, ट्रामा हो गया, इंजरी हो गई, तो उसको कहा जाता है इफीफाइसल फ्रैक्चर। तो इसके लिए क्या किया जाता है? बोन स्टेपल्स यूज किए जाते हैं। तो ये अभी प्रैक्टिकली क्या भी चीजें हो, आपने सिंपली ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इफिफाइसल फ्रैक्चर में क्या क्या ट्रीटमेंट क्या है या उसमें क्या यूज किया जाता है। तो आपने याद रखना है बोन स्टेपल्स। सही है। स्टेपल्स यूज की जाती हैं बोन्स की। बोन स्टेपल्स ये मौजूद होती हैं पंच मशीन के जो है ना जैसी होती हैं, वो वहाँ पे लगाई जाती हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह फिर चेंज ना हो जाए। ये तो ये एफिफाइसल फ्रैक्चर में लगाई जाती हैं। बट ये थोड़े ज्यादा एडवांस में क्वेश्चन है ये, इसमें परेशान नहीं हो क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद क्या चीज है हमारी? बेस्ट मटेरियल फॉर आर्टरियल ग्रेफ्ट इज टेफ्लॉन। अभी ये आर्टरियल ग्रेफ्ट क्या होता है कि मतलब किसी आर्टरी को आप रिप्लेस कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं किसी डैमेज आर्टरी से, तो इसको कहा जाता है आर्टरियल ग्राफ्ट। सही है। ये इसके बारे में बता रहा हूँ। आर्टरियल ग्राफ्ट किससे कहते हैं? मतलब कोई एक आर्टरी डैमेज हो गई है या उसमें कोई मसला हो गया है, आप उसको बाईपास करते हैं किसी और आर्टरी के साथ, तो जाहिर है अभी उसमें भी सुचरिंग तो होगी ना, ऐसे तो नहीं।
उसमें जो बेस्ट मटेरियल सुचर का यूज किया जाता है उसका नाम है टेफ्लॉन। ये नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल है, टेफ्लॉन, ये उसका नाम है। बाकी इसको क्या होता है, ये क्या कहते हैं, पॉली ट्रेट्रा एथिलीन, शायद वो इसका नाम होता है केमिकली, पॉली इथिलीन। ठीक है, उसे टेफ्लॉन कहा जाता है। तो ये सिंपली एमसीक्यूज में इस फॉर्म में आ सकता है कि बेस्ट मटेरियल फॉर आर्टेरियल ग्राफ्ट, तो आपने समझ जाना ये टेफ्लॉन की बात हो रही है। सही है। और डेक्रान, डेक्रान क्या होता है, ये बेस्ट मटेरियल फॉर सुचरिंग वस्क्यूलर ग्राफ्ट। वो था आर्ट्रियल, इसमें वस्क्यूलर है मतलब वेन्स भी इन्वॉल्व होंगी, आर्टरीज को भी आप बाईपास करेंगे, ब्लड वेजल्स को भी किसी और आर्टरीज वेन्स ब्लड वेजल्स के साथ, तो उसको कहा जाता है वस्क्यूलर ग्राफ्ट। और इसमें सुचर मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, डेक्रान यूज किया जाता है। ठीक है, यह भी नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल है डेक्रान, यह भी पॉलीइथिलीन या टेट्रा इथिलीन का कंपोजिशन होती है इसकी। तो ये भी याद रखना है। तो ये जब आ जाए आर्ट्रियल ग्राफ्ट में बेस्ट मटेरियल टेफ्लॉन यूज किया जाता है, और वस्क्यूलर ग्राफ्ट में डेक्रान यूज किया जाता है। तो ये टेम्परेचर ड्यूरिंग डेवलपिंग एक्सरे फिल्म, ये भी टेम्परेचर भी पढ़ लेते हैं। एक्सरे फिल्म क्या होती है, वो फोटोग्राफ होता है जो कैप्चर करता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, ये एक्सरे फिल्म होती है। तो इसमें जो डेवलपिंग की जाती है उसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उसका टेम्परेचर रखा जाता है, वो रखा जाता है 68 फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सरे फिल्म के दौरान डेवलपिंग के ड्यूरिंग डेवलपिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 68 फ़ारेनहाइट। ठीक है। उसके बाद केटामीन, ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है, ये पहले बताया भी था, ये मैं फार्मा में बताऊंगा भी सही, यहाँ पे भी आएगा शायद। डिसोसिएटिव मतलब वो डिजेनरेट करती है ब्रेन को रेस्ट ऑफ बॉडी से, वही बात है अनकॉन्शियस। बट इसमें फुली अनकॉन्शियस नहीं होता, बेहोश नहीं होता एनिमल, उसे पता होता है, देख रहा होता है, बट वो चीज जगह जो होती है वो बिल्कुल जो है ना, विथाउट फीलिंग पेन होती है। वो केटामीन को डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। और मोस्टली ये अगर पूछा जाए कौन से एनिमल्स में यूज की जाती है, तो ये की जाती है केट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि किस में कॉमनली यूज की जाती है, तो आपने याद रखना है केट में यूज की जाती है। एंटागोनिस्ट ऑफ जाइलाजीन यूहेम्बाइन, यूहेम्बाइन जो है ये जाइलाजीन का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो किसी एक ड्रग के एक्शंस को अपोज करती है या ब्लॉक करती है उसके एक्शंस को, तो उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। तो यूहेम्बाइन मतलब जाइलाजीन का अगर ज्यादा इफेक्ट हो गया तो आप ये ड्रग लगाएंगे तो जाइलाजीन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यूहेम्बाइन ये इसके अपोजिट में काम करती है। सही। उसके बाद क्या ये चीजें, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट एंटी कोलिनजेरिक ड्रग है, एट्रापोआ बेलाडोमा में से ली गई है, डायलेट कर दिए पीपल को। ठीक है, ये एंटी कोलिनजेरिक ड्रग्स वो जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो यहाँ से हमें पता चला एट्रोपिन सल्फेट जो है, अगर पूछा जाए कौन से सिस्टम को इफेक्ट करती है, पैरासिम्पेथेटिक, ये हमने फिजियो में पढ़े थे, सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक, तो ये जस्ट बता रहा हूँ, पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स को ब्लॉक करती है या उस सिस्टम को ये ब्लॉक करती है एट्रोपिन सल्फेट। उस इसलिए इसको एंटी कोलिनजेरिक ड्रग कहा जाता है, ताकि वो सिक्रेशन को रिड्यूस करेगी। सही है। और जो है ना हार्ट रेट वगैरह को यहाँ से इंक्रीज। बाकी एट्रोपा बेलाडोमा ये एक ट्री है जहाँ से ये ड्रग ली गई है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ प्लांट है। और प्यूपिल की डायलेशन, इसको क्या है, मेड्रियासिस कहा जाता है, जिसमें आईज वाला जो प्यूपिल रीजन होती है वो बिग हो जाती है, ताकि वेटनरियन वगैरह उसकी आईज को अच्छे तरीके से एग्जामाइन कर सके। सही है। तो ये इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं एट्रोपिन सल्फेट के, ये आपने याद रखना है, ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस पे इफेक्ट करती है। क्लोरप्रोमाइजिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन रूमिनेंट। ठीक है, ये क्लोरप्रोमाइजिन ये भी सेडेटिव है, ट्रांक्विलाइजर है, ये डॉग्स कैट्स में यूज किया जाता है, जो रूमिनेंट्स हैं उनमें कंट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, कंट्रा इंडिकेटेड का क्या मतलब होता है, वो ड्रग्स या प्रोसीजर जो पर्टिकुलर सिचुएशन में किस एनिमल में यूज नहीं किए जाते, या वो अगर यूज किए जाएंगे तो वो साइड इफेक्ट्स होंगे, साइड इफेक्ट्स काज करवा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ड्रग जो है ना कंट्रा इंडिकेटेड है, र्यूमिनेंट्स में कंट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, वो कौन सी है, क्लोर प्रोमाइजिन जो है, प्रोमाइजिन ड्रग जो है ये र्यूमिनेंट्स में यूज नहीं की जाती है। सही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं इनसे।
उसके बाद हम चलते हैं, ये रेंज पैरालिसिस तो आपको बताया हुआ है, मेरेक्स डिजीज में होता है। ये कुछ और भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एफिमरल फीवर को ट्रांसिएंट फीवर भी कहा जाता है। 3 डे सिकनेस ये हम पढ़ चुके हैं, रेब्डो वायरस से होता है ये। रेब्डो वेरिडाई फैमिली थी इसकी। 3 डे सिकनेस बताया था। और ट्रांसिएंट वर्ड इंग्लिश में पढ़ा है, इसका मतलब चाहो क्या होता है, टेम्पररी। तो 3 डे सिकनेस से मतलब ये टेम्पररी बुखार आता है। रोरिंग मेडिसिन में हमने पढ़ा था, लेरेंजियल स्टीनोसिस को कहा जाता है। ठीक है। गूज स्टेपिंग गेट इन पिग इज लो इन पेंथोनिक एसिड बताया था, पेंथोनिक एसिड B6 को कहा जाता है। विटामिन B6 को पेंथोनिक एसिड कहा जाता है। सही है, याद आ रहा है। तो उससे ये पिग में प्रॉब्लम होती है, गूज स्टेपिंग। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या चीज है, अक्यूट हार्ट फेल्यूर इज किस वजह से होता है, ऐसे नोड की शिफ्टिंग की वजह से होता है। मतलब ये सडन हार्ट पंप करना ब्लड को छोड़ दे या पुअर सर्कुलेशन हो जाए, तो वो किसकी वजह से होता है, ऐसे नोड हमने पढ़ा था ना, साइनो आर्ट्रियल नोड। तो इसमें क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। बट इतना ज्यादा ये मेन डेफिनेशन काज नहीं है, बट एज अ विटनरी के लिए एमसीक्यू से हमारा ऐसा नहीं है कि ये शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तब जो है ना हार्ट फेल्यूर होता है, ऐसा नहीं है। बट एक जो है ना कंसेप्ट ये भी देखा जाता है। बट ये भी क्वेश्चन है, इस फॉर्म में क्वेश्चन निकले हुए हैं काफी बुकलेट्स में, तो आपको भी क्लियर होना चाहिए। जब ये सच क्वेश्चन आ जाए कि अक्यूट हार्ट फेल्यूर किसकी वजह से होता है, इससे नोड की शिफ्टिंग की वजह से होता है, तो क्यों ये पेस मेकर होता है, हार्ट की रिदम वगैरह को देखता है। तो वो ये एक पेस को छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिससे हार्ट फेल्यूर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर इज ड्यू टू लेफ्ट साइड इज लंग्स, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर ड्यू टू राइट साइड इज लिवर। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर ये भी वही बात है कि हार्ट जब पंप करना ब्लड को इफेक्टिवली छोड़ दे। ठीक है। क्योंकि फ्लड वगैरह जमा हो जाती है, इसमें ये चीजें होती हैं। अगर लेफ्ट साइड से हार्ट फेल्यूर हो रहा है, ये याद रखिएगा, अगर लेफ्ट साइड से हार्ट फेल्यूर हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, यहाँ पे ब्लड बैक बैक करती है लंग्स में। तो यहाँ पे आपने सिंपली याद रखना है, अगर लेफ्ट साइड पे हार्ट फेल्यूर है तो यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व होंगे। क्या इन्वॉल्व होंगे, लंग्स इन्वॉल्व होंगे। और ये एमसीक्यू आ सकता है, अगर राइट साइड से हार्ट फेल्यूर है, राइट साइड से हार्ट पंप नहीं कर रही सही से ब्लड, तो उसमें लिवर इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, लिवर इन्वॉल्व होता है। मतलब ब्लड बेक हो जाता है लिवर स्प्लीन एब्डोमेन की साइड में। ठीक है, तो वहां पे फिर स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन या अक्यूमुलेशन या लिवर इनलार्ज हो जाता है, यहाँ से हार्ट फेल्यूर हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। और ऐसी साइड से जब लेफ्ट साइड में होता है तो वही ब्लड बैक हो जाता है लंग्स की तरफ। ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह, कफिंग, ब्रीथिंग के प्रॉब्लम हो जाए। तो आपने सिंपली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि अगर आ जाए कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर इज ड्यू टू लेफ्ट साइड, ऑप्शन में आ जाए लंग्स, लिवर, स्प्लीन, तो आपने याद रखना है लेफ्ट साइड की बात हो रही है तो लंग्स करेंगे, राइट साइड की बात हो रही है तो लिवर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, यहाँ से मैंने आपको निकाल निकाल के बताई हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं दोबारा तीसरी बार बता रहा हूँ। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। बाकी फिर कब कहीं आगे भी देखेंगे। बाकी ये सोचर मटेरियल से पहले मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ से पहले क्वेश्चन आते थे, अभी नहीं आते। तो ये कुछ सुचर से डिफरेंट सर्जरीज में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद रखते हैं कि कौन कौन से सुचर्स कौन सी सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट किए जाते हैं। हर्निया जब किया जाता है, यह आपने याद रखना है। हर्निया में अगर पूछा जाए, ओवरलैपिंग सुचर्स यूज किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओवरलैपिंग सुचर्स किस में यूज किए जाते हैं, हर्निया के दौरान यूज किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। ये याद रखने की बात है। और वेजिनल एंड यूट्राइन प्रोलेप्स जब हो जाता है, ये हम कैप्सूल के रिप्रो में आएगा। इसमें क्या होता है, वेजिनल और यूट्राइन में ये बाहर निकल जाते हैं, बाहर इनका प्रोलेप्स हो जाता है। तो इसमें भी सुचरिंग की जाती है। कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, कोयल सुचर यूज की जाती है। कोयल सुचर जब भी पूछा जाए ये किस में यूज की जाती है, कोयल सुचर जो है वो यूट्रस एंड वेजिनल प्रोलेप्स में यूज की जाती है, ये आपने याद रखना है। ओवरलैपिंग पूछी जाए वो हर्निया में की जाती है।
उसके बाद क्या चीज आपने याद रखनी है? फिर हम देखते हैं किसको, डायफ्रामेटिक हर्निया। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर्निया हमने ऊपर पढ़ा था ना। डायफ्रामेटिक हर्निया सुचरिंग क्या होते हैं ये किए जाते हैं लॉक एंड स्टिच सुचर। अगर हर्निया का पूछा जाए सिंपली तो वो होगा ओवरलैपिंग सुचर्स। अगर पूछा जाए डायफ्रामेटिक हर्निया, ये इसका टाइप है जो सबसे ज्यादा बफेलोज में होता है, तो फिर आपने करना है लॉक एंड स्टिच सुचर। अगर पूछे कि डायफ्रामेटिक हर्निया में कौन से सुचर्स यूज किए जाते हैं, लॉक एंड स्टिच सुचर। अगर हर्निया में पूछे जाए तो वो ओवरलैपिंग सुचर्स होते हैं। क्लियर है? ये आपने याद रखना है। उसके बाद र्यूमेनोटोमी का भी याद रखते हैं। र्यूमेनोटोमी में कौन से सुचर्स यूज किए जाते हैं? र्यूमेनोटोमी क्या होती है? र्यूमन की ओपनिंग को कहा जाता है। टोमी का वर्ड है। लंबार्ड एंड कशिंग। लंबार्ड एंड कशिंग सुचर्स आपने याद रखना है, ये र्यूमेनोटोमी में यूज किए जाते हैं। तो र्यूमन में जब गैस वगैरह या फॉरेन यूज की जाती है, फॉरेन बॉडीज आ जाती हैं, तो र्यूमन को सर्जिकली ओपन किया जाता है। तो उसमें जो सुचर्स यूज किए जाते हैं वो कौन से यूज किए जाते हैं? लंबार्ड एंड कशिंग सुचर। ठीक है, तो ये अपनी याद रखना है। टेल गैंग्रेनी। टेल गैंग्रेनी में क्या यूज किया जाता है? हॉरिजेंटल मेट्रिस। ठीक है, ये आपने दो याद रखनी है। एक होती है और टेल गैंग्रेनी, जब टेल में गैंग्रेनी हो जाए, दूसरा टेल में फिस्टूला हो जाए, तो इसमें फिर वर्टिकल मेट्रिस सुचर्स यूज किए जाते हैं। ये भी इसके सुचरिंग के टाइप्स होते हैं, वो कोई परेशान होने की बात नहीं है। हॉरिजेंटल मेट्रिस एंड जो है ना वर्टिकल मेट्रिस, मतलब वाउंड को हॉरिजेंटली आप होल्ड करके सुचरिंग करेंगे। सही है। हाँ ना, डिफरेंट है ना टेक्निक से। सुचरिंग टेक्निक से है ना ये। ओवरलैपिंग हो गई आपकी, लंबार्ड एंड कशिंग। ठीक है। डिफरेंट सर्जरीज में ना, तो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट थी ना वो बताऊं, जैसे आ गए कि भाई ओवरलैपिंग सुचरिंग कौन सी सर्जरी में की जाती है, आ सकता है। या हर्निया का पूछ के वो कह दे कि कौन सी सुचरिंग टेक्निक की जाती है, तो ओवरलैपिंग। ये पैटर्न यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज में या डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो इनसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हर्निया इंपॉर्टेंट है, र्यूमेनोटोमी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आते रहते हैं, वरना काफी बुकलेट्स में है ना, तो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। हर्निया में ओवरलैपिंग सुचर, यू वेजिनल एंड यूट्रस यूट्राइन प्रोलेप्स जो बाहर आ जाता है, जाहिर है ये भी एक प्रॉब्लम है सर्जिकली। तो इसमें आप कौन सा पैटर्न यूज करेंगे? कोयल सुचर यूज करेंगे। र्यूमेनोटोमी, र्यूमेनोटोमी में लंबार्ड एंड कशिंग सुचर। सही है। उसके बाद ये डायफ्रामेटिक हर्निया बता दिया। अगर हर्निया सिंपल पूछे ओवरलैपिंग, अगर डायफ्रामेटिक पूछे तो लॉक एंड स्टिच सुचर। और हॉरिजेंटल मैट्रेस टेल गैंग्रेनी में टीथ फिस्टुला वर्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है, रेक्टल प्रोलेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसका नाम थोड़ा सा यूनिक है, वो है पर्स स्ट्रिंग सुचर। सही है। पर्स स्ट्रिंग सुचर टेक्निक यूज की जाती है रेक्टल प्रोलेप्स में। ये आपने याद रखना है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रेक्टल प्रोलेप्स जब हो जाता है, अभी वही बात है, रेक्टम रेक्टम का बाहर आ जाना, डिसलोकेट हो जाना या स्लिप आउट हो जाना एनल रीजन से। तो इसमें जो सुचरिंग की टेक्निक यूज की जाती है, पर्स स्ट्रिंग सुचर, स्ट्रिंग सुचर्स यूज किए जाते हैं। सही है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद सिंपल कंटिन्यूअस सुचर टेक्निक आर यूज्ड इन सिंपल स्किन लेक्रिएशंस। ठीक है। तो ये रनिंग स्टेजेस होते हैं, सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म में आप यूज करते हैं, सिंगल थ्रेड होता है, वो किसी एक जगह पे क्लोज नहीं किया जाता, या नॉट्स बिटवीन स्टेजेस नहीं होते। ठीक है, तो ये क्लीन एंड स्ट्रेट होते हैं। ये भी एक टेक्निक्स होती है। उसके बाद जो है ना, और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आपने याद रखने हैं। कुछ आगे फिर आएंगे उसको भी देखते हैं, बट यहाँ तक आपने ये जो चीज़ें बताई हैं आपने लास्ट याद करते हैं आज की क्लास में, इंसिशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। तो जब भी सर्जरी की जाती है, किसी चीज़ को देखा जाता है, तो उसमें फिर इंसिशन दिया जाता है, तो इस इंसिशन का भी नाम होते हैं। अभी वो आप प्रैक्टिकली यूज करें या नहीं करें नाम के हिसाब से, बट पेपर में वो नाम आ जाए। नंबर वन है एट्रिशा एनाई। एट्रिशा एनाई किसे कहा जाता है, या एट्रिशा एनी कहा जाता है? एब्सेंस ऑफ एनल रीजन। ठीक है, या एब्सेंट
या जहाँ पे एनस रीजन ब्लॉक्ड हो या एब्सेंट हो तो उसको कहा जाता है एट्रेशाइनी। ठीक है। एट्रेशाइनी किसे कहते हैं? ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है जिसमें जो एनल रीजन होती है वो एब्सेंट होती है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये आपने ये पेपर में भी शायद इसकी डेफिनेशन आ चुकी है। एट्रेशिया यानी किससे कहते हैं? जिसमें एब्सेंट होता है एनल रीजन या एनस। ठीक है, तो ये जेनेटिकली बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें एनल रीजन मिसिंग होती है या एब्सेंट होती है, तो उसमें ओपनिंग को क्रिस क्रॉस इंसिशन दिया जाता है। ठीक है, क्रिस क्रॉस इंसिशन दिया जाता है ताकि फीसिस को पास करने के लिए एक ओपनिंग बनाई जाए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि क्रिस क्रॉस इंसिशन किस कंडीशन में दिया जाता है। ये दिया जाता है एट्रेशा एनी में। यहाँ दिया जाए एट्रेशा एनी में कौन सा इंसिशन दिया जाता है? क्रिस क्रॉस दिया जाता है। यहाँ एट्रेशा एनी की मीनिंग पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद है दूसरा बक्स, दो ही याद रखने हैं आपने। डायफ्रामेटिक हर्निया में अगर पूछा जाए कि कौन सा टाइप ऑफ इंसिशन दिया जाता है, सेमी ल्यूनर इंसिशन दिया जाता है। ठीक है, ये सेमी ल्यूनर का मतलब होता है ये कर्व्ड शेप हो इस तरीके से। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये कर्व्ड कर्व्ड हो, हाफ मून की तरह कट दिया जाता है डायफ्रामेटिक हर्निया में, ताकि डायफ्राम डायफ्राम वाले रीजन को एक्सेस किया जाए। ठीक है, तो ये डायफ्रामेटिक हर्निया में अगर पूछा जाए कि कौन सा टाइप ऑफ इंसिशन दिया जाता है, सेमी ल्यूनर दिया जाता है। और क्रिस क्रॉस अगर पूछा जाए, एट्रिशा एनी दिया जाता है। सही है, ये आपने याद रखना है। तो यहां तक हम करते हैं क्लास। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ ये हार्स के सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखेंगे। कल इंशाल्लाह एक्सरेज को देखेंगे, और एक्सरे की टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस हमारी यहाँ से क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया की टर्मिनोलॉजी, एनाल्जेसिया, सेडेशन, नेक्रोसिस, हाइप्नोसिस, ट्रांक्विलाइजर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। एनेस्थीसिया के टाइप्स, स्टेजेस, ये सारी समझाऊंगा। डोज इसके, गैंग्रेनी तो हमने काफी दफा पढ़ी हुई है। सर्जरी के टाइप्स, फिर आते हैं, ये भी हमने पढ़े हुए हैं, डिसइंफेक्टेंट, एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस। लास्ट हमारा जो शायद आएगा वो आएगा, ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह के नाम याद रखने के अपने हिसाब से करें तो करें, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं पेपर के हवाले से। सही, ये कुछ नर्व्स हम देखेंगे यहाँ से, कुछ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंडिकेशन या कौन सी पार्ट आप रिमूव करने के लिए या सर्जरी करने के लिए, ओपनिंग के लिए कौन सी नर्व ब्लॉक की जाती है। तो यहाँ से मैं एक दो बताऊंगा जो आपने याद रखनी बस। तो लास्ट आई थिंक हमारा ये आता है एसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। यहाँ से भी इस दफा एक क्वेश्चन आज इस 25 में आया था। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आइसोटोनिक से ही आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आके सर्जरी खत्म होगी। फिर हमारे बकाया जो यहाँ से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो जो रहते हैं,